चलिए, आई होप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही होगी। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई बच्चे मिसिंग लग रहे हैं काफी। चलिए, सो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? फ्रिक्शन। कोई बोल रहा है क्या? और किसी की आवाज कट रही थी। फ्रिक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वेट वेट, लेट मी चेंज द कलर। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, अब आप बताओ, व्हाट इज फ्रिक्शन? कौन बताएगा मुझे फ्रिक्शन क्या होता है? Every motion that opposes, every force that opposes motion. Every force that opposes motion, okay. Sir, बहुत force अच्छी that definition। opposes relative motion between two bodies. ओके, चलिए बच्चों देखो क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्या, एक्चुअली इट्स अ फोर्स, ओके। इट्स बेसिकली यू कैन से दिस फोर्स इट कम्स इनटू एक्शन when two surfaces they come into contact. Okay, so basically friction force friction force always try to minimize the relative motion between two surfaces. बच्चों ये कभी मत सोचना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी नाउ आई एम पुलिंग माई हैंड टुवर्ड्स दिस साइड, बट फोन पे तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो फोन कैसे चल रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो कभी मत सोचना कि फ्रिक्शन ऑलवेज यू कैन से oppose the motion. It always try to minimize the relative motion. किस किस को समझ आई ये वाली बात? Yes, sir. किसको यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन? सब क्लियर है? Sir, normal motion और relative motion में क्या difference होगा? देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज नॉर्मल मोशन एंड व्हाट इज रिलेटिव मोशन? सो बेसिकली बच्चों देखो क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बंदा है, वो यहाँ खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा हो, ठीक है। एक गाड़ी है, वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। एक दूसरी गाड़ी है, वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो बंदा रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये 20 मीटर है और इसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर है। बट अगर हम इन दोनों की बात करें, आपस में अगर बात करें, तो एक दूसरे के रिलेटिव में ये कितने, अगर मान लो ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और विद रिलेटिव टू बी, ये क्या हो जाएगी? 20 माइनस 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है? वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ऐसी दो सरफेस के बीच में होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है भाई, दोनों गाड़ियां अलग अलग चल रही है, बट फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आएगा जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, आपस में टच करेंगे। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? ठीक है,
अब बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फ्रिक्शन होता क्यों है। तो बच्चों सिंपल सा आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, ठीक है बच्चों। एक्चुअली क्या है, दो प्रॉपर्टी होती है, दो मतलब फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है। मान लो ये कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो सरफेस, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस ऐसे है। जब आप इन दोनों को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो दोनों सरफेस है ना, ये जो दोनों सरफेस है, इनमें क्या है। अरे कुमकुम बेटा क्या कर रहे हो। बच्चों ये सब हरकतें मत करो, इसमें आपका नुकसान है। बीच में आपके लिखने की जरूरत क्या, मैं लिखता रहा हूँ। मैं मानता हूँ मेरी राइटिंग खराब है, बट थोड़ा सा आई नो काफी बच्चों को मन करता होगा लिखने का, बाकी बच्चों की राइटिंग अच्छी होगी, आई नो। चलिए देखो, अब आप जब आप इसको माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखोगे ना, आपको सरफेस कैसा दिखेगा, ये सरफेस आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और जो ब्लू वाला है वो आपस में ऐसे होंगे। इसको बोलते हैं बच्चों इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरलॉकिंग। एक तो ये फंडा होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो बहुत टाइम से रखा हुआ है। बहुत टाइम से क्या रखा हुआ है, मतलब जैसे कभी आपने देखा होगा, जो मान लो आपका फ्रिज है, फ्रिज बहुत टाइम से आपने एक जगह रखा हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम उसको मूव करने की कोशिश करते हो, आपको शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मानते हो। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इनके आपस में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। इसको सॉरी, नॉट इंटरलॉकिंग, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, ये आपस में चिपक जाते हैं बिल्कुल। ये आया सबको समझ में। तो Yes, sir. ये वाला केस क्या है, ये वाला अपना कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, सॉरी वेल्डिंग, एंड ये अपना क्या है, इंटरलॉकिंग। ठीक है, आया सबको समझ में। तो ये बच्चों देखो, हमें इसके इसके अंदर इतने जाने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शन आता है। जब भी दो सरफेस के बीच में क्या होगा, मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा, तो बच्चों को उनके उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों दो सरफेस का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं आएगा फिर। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन। Yes, sir. एक confusion है. हाँ बोलो। सर अगर ये स्मूथ हो जाएंगे सरफेसेस तो फ्रिक्शन वहां पे कट जाएगा. नहीं बच्चों देखो, एक्चुअली क्या है, ये काफी बच्चों को डाउट आता है। अगर मान लो हम क्या करें, इसको सरफेस को बहुत ही ज्यादा हम कर दें, बहुत ज्यादा कर दें बच्चों, अगर हम बहुत ज्यादा स्मूथ कर देंगे ना, तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो ग्लासेस है, कई बार आपने देखा होगा ग्लासेस है, तो मान लो आप उनके अगर बीच में थोड़ा पानी डाल दोगे ना, तो उनमें क्या हो जाएगा कि जो जो चिपके आपस में कुछ ज्यादा चिपक जाएंगे। उस केस में बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जब आप उसको स्मूथ करते हो ना, तो ज्यादा सरफेस एरिया आपस में कांटेक्ट में आता है फिर। अभी देखो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा फोकस करना, ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगर मान लो ये देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एरिया आपस में कांटेक्ट में है। अगर आप इसको स्मूथ कर दोगे, आप इसको जो है अगर आपने स्मूथ कर दिया, तो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं सबको, सरफेस कैसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब क्या होगा, अब देखो ज्यादा एरिया आपस में टच करेगा अब, ठीक है। अगर हम बिल्कुल, हाँ देखो ऐसा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ करते हैं तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ तो कोई भी Yes, क्वेश्चन, कोई sir. भी कंफ्यूजन। समझा.
ओके, चलिए आगे चलिए फिर। अब बच्चों देखो, हमने ये सब कुछ सीख लिया, अब हम बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, फ्रिक्शन हो गया। अब बात ये कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, जब न्यूटन सेकंड लॉ आया था मार्केट में, तो उसका यूज क्या था, उससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। सिमिलरली फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी आप देखोगे हमेशा इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। मैं इसको हमेशा ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये होता है बच्चों इक्वल किसकी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। वेयर म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट्स ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैं आपको अभी जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन को हम हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक टेबल है, ठीक है। टेबल पे हमने मान लो बुक रखी, ठीक है। अब बच्चों देखो, म्यू क्या है, म्यू बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो म्यू है, ठीक है। मतलब ये म्यू डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगने वाला है, ठीक है। अब बच्चों अगर इसका मान लो मास m है, तो m के नीचे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है m, mg नीचे, और एक इन दोनों बीच में क्या है, एक नॉर्मल एक्शन फोर्स है n। तो जो फाइनली n किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा। ये आई थिंक सबको पता होगा, ये मैं फिर से रिपीट करूं या फिर सबको पता है। पता है चलिए सर। ओके बच्चों, अगर किसी को नहीं समझा कोई भी पॉइंट, प्लीज बेशर्म होके पूछ लेना, बिकॉज वो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो सीखने के बाद बेशर्म होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो किसके इक्वल था, म्यू इंटू एन। तो म्यू मान लो इसकी वैल्यू 0.5 है, ठीक है। 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी, mg। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना गया, 0.5 mg। ये किस किस को समझ आ गया यहाँ तक, यस सर। आया समझ में, आगे चले, ठीक है। तो बच्चों ये अभी आपको मैं सिंपल तरीका आपको बताया मैंने, देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, बट आगे क्या आने वाला, आगे हम बात करेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन की कोई टाइप एक्चुअली है भी या नहीं, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक बात तो आपको समझ आ गई, समझ के आ गया आपको कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब वो हम तभी मार्केट में आएगा जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, मानते हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, मान लो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, देखो दिख रहा है ये दो सरफेस है, ठीक है। मैंने इसमें फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये नहीं हिला, और फोर्स लगाया, नहीं हिल रहा, और लगाया, नहीं हिल रहा। अब देखो चलने लग गया, अब जो चलने लग गया। तो बच्चों जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा था, ये हिल नहीं रहा था, ये जो है हिल नहीं रहा था। मैंने थोड़ा और फोर्स इंक्रीज किया, ये फिर भी नहीं हिला, फाइनली ये चलने लग गया। तो आप सबको पता होगा ना कि जब ये चल रहा था, एक आपको ना एक आवाज आ रही थी, हमारे एक ऐसा लग रहा था ना, एक नेचुरल वॉइस जो हमें ऑलरेडी पता होती है कि जब दो सरफेस आपस में रगड़ करते हैं, उनमें एक वॉइस आती है, तो वो आवाज आ रही थी। इसका मतलब उन दोनों बीच में रिलेटिव मोशन था। लेकिन जब मैं शुरू में जब उसको फोर्स लगा रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। अब वो हिल नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स था।
तो बच्चों फंडा क्या है? फंडा ये बच्चों कि जब दो सरफेस आपस में टच करते हैं, जब उनके बीच में टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन करने की, और एक एक्चुअली जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, दोनों ही टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। लेकिन फंडा क्या है? फंडा बच्चों ये है कि फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट क्या होता है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड क्या होता है बच्चों? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब होता है? when there is a tendency of relative motion। और ये कब होता है? when there is relative motion। देखो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन आप नाम फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो ऐसे मैं ये ऊपर वाला हाथ में क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से चलने लगे, देखो एकदम से चलने लगे। ओके, तो शुरू में क्या है? शुरू में जो है एक टेंडेंसी है। शुरू में क्या टेंडेंसी? देखो फ्रिक्शन फोर्स है, शुरू में फ्रिक्शन फोर्स है, शुरू में एक टेंडेंसी है, चल नहीं रहे एक्चुअली, बट टेंडेंसी है। अच्छा मान लो ऐसे मैंने ऐसे रखे, मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स मार्केट में कब आएगा? फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में कब आता है? जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है या होने की टेंडेंसी होती है, तभी फ्रिक्शन फोर्स आता है। आपने दो सरफेस ऐसे रख दिए, बस दो बुक्स आपने ऊपर ऐसे एक ऐसे आपने ऐसे रख दिए, ठीक रखी रहेंगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब दो सरफेस आपस में सच में क्या होते हैं? रगड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? वाई स्टैटिक? स्टैटिक तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक तो चल ही नहीं रहा। सर बोलो। सर क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा ना। नहीं, ये क्या बात हुई? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो क्या हुआ? अच्छा एक चीज बताओ, ये दो दो सरफेसेस है, ठीक है, अब इसको अगर मुझे चलाना है तो उसमें मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी चलेगा ना, तभी तो मोशन में आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए फिर तो। देखो बच्चा एक्चुअली क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस, इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। ये अपने क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ के, ये किसकी बोला जाएगा? म्यू के इंटू एन। ठीक है, अब बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, ध्यान रखना, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है
कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, आप उसको सीधा म्यू ले सकते हो, म्यू। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि भाई वो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, आप उसको म्यू ले सकते हो। ठीक है, हाँ, आप फिर आपको वहां चेक करना पड़ेगा कि वहां पे कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ना बाकी फोर्स और भी मिलेंगे। यहाँ तक किस किस को समझ आया? आगे सबको समझ में? हाँ, Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि जो म्यू एस है मींस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो म्यू के से ज्यादा कैसे है? समझ रहे हो? बच्चों एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे है, आप उसको जब मोशन में लाते हो ना, तो उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे इंटरलॉकिंग हो रही होती है शुरू में ही, बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू में। एक वहां पे कोल्ड वेल्डिंग भी होती है। समझ रहे हो? ये बात किस किस को समझ आ गई है? यस सर, इंटरलॉकिंग है, आगे। कोल्ड वेल्डिंग है। अब आप सोच के देखो, आप जब उसको एक बार मोशन में ले आओगे, आप जब उसको मोशन में ले आओगे, अब वहां पे कोल्ड वेल्डिंग तो होगी नहीं। कोल्ड वेल्डिंग को होने के लिए टाइम चाहिए होता है ना। जब दो सरफेस आपने खुद महसूस किया होगा, जब तक आपने किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का नहीं लगाया, एक बार वो मोशन में आ जाता है ना, तो आपको उसको चलाना आसान होता है। आप कभी आपने देखा होगा या फिर कभी आपने चारपाई ऐसी खिसकाई होगी, आपने देखा होगा ना कि एक बार खिसकाने में लगता है, जब वो एक बार मोशन में आ जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी आराम से हो जाती है एज कम्पेयर टू इनिशियल। किस किस ने ऐसा फेस फेस किया है कि हाँ सर, मैंने यस ऐसे सर। टेबल Yes, ऐसे sir. दिखाई थी मैंने, सबने देखा है। yes, sir. तो वो बच्चों एक्चुअली इसीलिए होता है। ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपस में ऐसे रखे होते हैं ना शुरू में, तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है और वहां पे कोल्ड वेल्डिंग भी होती है थोड़ी सी। और जब एक बार दो सरफेस आपस में मोशन में आ जाता है ना, सो बिकॉज ऑफ देयर मोमेंटम ऑल्सो, तो फ्रिक्शन फोर्स आपको कम फील होता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फंडा ये है कि क्या क्या एफ एस ग्रेटर देन होता है एफ के? कौन बताएगा? नो सर। क्यों? बोला ऐसा क्यों सर नहीं? ये तो मैंने बस लाइन थ्योरी में पढ़ी थी कि ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट रीजन एक्चुअली पता नहीं है। देखो एक्चुअली बच्चों, देखो क्या होता है ना, एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के। अब देखो होता क्या है, मान लो, देखो चलो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, हमने जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। इस पे हमने एक लगाया फोर्स F1। अब ये चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक नीचे फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स तो उसकी नहीं चलने दे रहा। अब हमने क्या किया, हमने इस पे लगाया F2। F2 लगाया, मान लो शुरू में F1 था ये, अब मान लो ये F2 हो गया। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स पहले जब F1 किसके इक्वल हो गया, स्मॉल F1 इज इक्वल टू कैपिटल F1। जब हमने F2 फोर्स लगाया, तो उसकी वैल्यू बदल के F2 हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में मैंने क्या बोला कि ये रेस्ट पे है। ये क्या है, दोनों ही केस में ये क्या है, रेस्ट पे है। अगर बच्चों ये रेस्ट पे है, तो बच्चों अगर देखो, एक आपने फोर्स F1 लगाया आगे की तरफ, आगे की तरफ लगाया, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, इसका मतलब एक ऐसा फोर्स भी है जो
जो कैपिटल F1 को अपोज कर रहा है वो मान लो स्मॉल f1 था। अब हमने फोर्स इंक्रीज कर दिया, हमने अब F2 लगाया, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है, सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जो F2 को अपोज कर रहा है। अब बच्चों देखो, कोई रिलेटिव मोशन तो है नहीं यहाँ पे। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो यहाँ पे सो F1 एंड F2 ये क्या है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों दोनों केस में देखो क्या है भाई, दोनों ही स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फिर इनकी वैल्यू सेम क्यों नहीं है? इसका मतलब बच्चों कि जो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ Fs डिपेंड्स ऑन F एक्सटर्नल। तो बच्चों अगर मान लो, मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इस पे कोई F एक्सटर्नल लगाया ही नहीं तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आ रहा सबको समझ में? अगर आपने इसमें कोई F एक्सटर्नल लगाया नहीं तो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी वैल्यू। बट सर तो इंटरलॉकिंग तो फिर भी है ना। इंटरलॉकिंग तो बच्चों है, लेकिन वहां पे कोई रिलेटिव मोशन है नहीं ना। इंटरलॉकिंग आपको फील कब होगी, जब आप उस पर कोई फोर्स लगाओगे। जब अच्छा आप उस ओके पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे तो उस पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो बच्चों जो फ्रिक्शन, जो क्या बोलते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ पे, 0 टू लेके Fs मैक्स के बीच में होती है। आ रहा सबको समझ में? इसलिए बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि देखो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। एक बार मोशन में आ गया ना, अगर दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो गया है, अब उसका फ्रिक्शन फोर्स जो लगने वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों, उसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये बड़ा ना थोड़ा ये अच्छे स्वभाव का बंदा है, ये चीजें देख के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करता है। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो बच्चों मैं लिख देता हूँ, सर मीन्स ये एफ काइनेटिक से हमेशा ज्यादा ही होगा। क्या कह रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन फिर हमेशा एफ काइनेटिक से ज्यादा ही होगा। नहीं बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा ओके। समझ रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा सर ज्यादा जब होगा तक काइनेटिक से। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब तक उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। यस, फ्रिक्शन फोर्स देखो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इट्स अ फोर्स which come in which comes into action when there is a tendency or there is a relative motion between two surfaces when they come into contact। अगर उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं, मान लो देखो ये है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, देखो ये आपके सामने ऐसे ही, ठीक है, अब ऐसे रखे हुए हैं, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, ऐसे रखे हुए हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कहाँ से? ना कोई टेंडेंसी है ना एक्चुअली वो, देखो अब ये देखो आवाज सुन रही है, क्यों? क्योंकि इन दोनों बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों? इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए। ये बात किस किस को समझ आएगी यहाँ तक? ये सर समझ आ गया। बच्चों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है फ्रिक्शन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रेणुका बेटा आपने हाथ उठाया, बताया कोई क्वेश्चन है? नो सर बता रही थी कि समझ आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी इसकी एप्लीकेशन बच्चों पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में फ्रिक्शन, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है किसमें,
डायरेक्शन में, कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अपोजिट ऑफ, मतलब जहाँ पे मोशन हाँ? हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में लगता है ना। चलिए बात करते हैं, देखो इसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही दल बदलू होता है। जहां इसको लगता है ना कि भाई ये बंदा कमजोर है, बस ये उसी के साइड निकल लेता है। आपको एग्जांपल दूंगा, देखो मान लो, सोच के देखो, मैंने ये डायग्राम यहाँ पे स्पेशली आपको दिखाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सोच के देखो, ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये देखो, ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको फोर्स लगा मैंने ऐसे आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। आप बताओ, अगर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? रिलेटिव मोशन को कम करने की टेंडेंसी होगी। किस किस को बात समझ आ गई ये वाली? सर ऐसा कुछ समझ में? सर एक बार और। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इसमें मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं दो केस ले रहा हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला केस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 10 यानी कि कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। और एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 30 इक्वल टू कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे दो, रिलेटिव वेलोसिटी ए की किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? ठीक है, ठीक है रिस्पेक्ट में। सी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में? सर सी के। ठीक है। सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड, और बी के रिस्पेक्ट में कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने का काम है। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये फास्ट स्पीड से जा रहा है, फास्ट से जाएगा, मान लो ये जा रहा है 50 से, ठीक है, फ्रिक्शन क्या बोले? अब मान लो ये रेस्ट पे है, ये नीचे वाला रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे भाई, चलो ठीक है, ये जा रहा है 50 से। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को क्या करना? कम करना। अपोज कर। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या करेगा? इसकी स्पीड को पीछे की तरफ खींचेगा। क्या करेगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को पीछे की तरफ खींचेगा। क्यों? क्या करेगा? इसकी अपोज स्पीड को कर, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर। या या क्या कर सकता है वो? या वो इसकी स्पीड को आगे की तरफ कर सकता है। बोलो किस किस को समझ आया? मेरे को तो क्या है सेकंड पॉइंट। कहने का सर मतलब वो क्या है? आगे कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, वाह, बताना जरा, इसमें बताना जरा, ये आपकी तरफ आ रहा है, बताना जरा इसको कौन लेके आ रहा है, बताना जरा मुझे। मैं तो ये हाथ तो मेरा, सर हाथ। तो मैं हाथ हाथ नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लेके आ रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लेके आ रहा है। अब एक चीज बताओ, ये वाला बताओ, ये देखो, ये देखो, ये हिल रहा है, ये पावर बैंक ये हिल क्यों रहा है? समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बच्चों रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए हिल नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो बच्चों होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ये फास्ट भाग रहा है, इसके ऊपर भाग रहा है, ये भाग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करेगा। क्यों? इस वो फ्रिक्शन फोर्स आता है रिलेटिव मोशन कम हो,
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वो इसकी स्पीड को, नीचे वाली स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश भी करेगा। आया समझ में? इसलिए बच्चों अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो इन दोनों के बीच में अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ऊपर वाले बॉक्स पे, बच्चों ध्यान से सुनना, ऊपर वाले बॉक्स पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और नीचे वाले बॉक्स से फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ये बताओ, ये बात किस किस को समझ आई? ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, जल्दी से बताओ। सर ये आगे और ये पीछे वाली ये फ्रिक्शन समझ नहीं आया, कैसे लगा? आप बताओ ना, अगर मान लो एक काम करता हूं मैं, आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? देखो, ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस आपको एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये वाला पोर्शन क्या है, ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन ही है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो म्यू है फ्रिक्शन, यहाँ पे म्यू है। बच्चों अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है? फोर्स लगाया, बोथ आर मूविंग, बोथ आर मूविंग। अब बताओ दोनों मूव कैसे कर सकते हैं? चलो मैं इसको फोर्स पीछे की तरफ दिखाने के बजाय मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। अब आप बताओ, मैंने ना फोर्स सिर्फ इस पे लगाया, नीचे वाले पे, लेकिन दोनों ही चल रहे हैं। बताओ कैसे चल सकते हैं दोनों? सर इंटरलॉकिंग की वजह से। नहीं वो तो ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ किस पे कहाँ लग रही होगी? सर नीचे वाले की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और ऊपर वाले का सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन बताओ मुझे, कि ऊपर वाले टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, नीचे वाले भी टुवर्ड्स राइट और ऊपर लेफ्ट। राइट और नीचे लेफ्ट। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना, बस मैंने आपको पहले भी बोला है, जब चीजें ना समझ आए ना, एक दो स्टैंडर्ड चीजें याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल भाई ये चीज देखो, ये है मेरा हाथ, ठीक है? ये मेरा हाथ है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, आगे की तरफ लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, ठीक है? ये ऊपर वाला आगे चल रहा है, क्यों भाई? इस पे तो फोर्स भी नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है, इस पे जो बच्चों फोर्स लग रहा है वो कहाँ की तरफ लग रहा है? वो बच्चों लग रहा है, इस पे लग रहा है आगे की तरफ फ्रिक्शन। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाले पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तभी तो चल रहा है ना वो। अगर बच्चों ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना, तो नीचे वाली फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। ये वाला पॉइंट किस किस को समझ आ गया? किसी को डाउट, यस कोई भी सर आ क्वेश्चन? गया। ठीक है बच्चों, सोच के देखो ना। देखो फ्रिक्शन क्या करेगा, दोनों सरफेस के बीच में क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। बच्चों सोच के देखो ना, अगर मान लो ए और सी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि रिलेटिव मोशन ज्यादा है, अगर सी को सोचो, अब यहाँ पे सोच के देखो, ए और सी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन ज्यादा है। अब ए और सी के बीच में अगर आपको रिलेटिव मोशन कम करना है, तो दो तरीके हैं, या तो सी की वेलोसिटी बढ़ा दो,
या ए की वेलोसिटी घटा दो? बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. आया समझ में? ए और सी के बीच में अगर आपको रिलेटिव मोशन डिक्रीज करना है तो या तो ए की वेलोसिटी को डिक्रीज कर दो या सी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे फ्रिक्शन यही तो कर रहा है। देखो क्या कर रहा है फ्रिक्शन, जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पे फोर्स पीछे लगा रहा है, उसके फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर वाले को आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। वैक्यूम, रेनको बेटा वैक्यूम कहाँ से आ गया बीच में? बच्चों वैक्यूम में ग्रेविटी फोर्स, वो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो अगर आप, एक अच्छा क्वेश्चन है, वैक्यूम में होगा नहीं होगा? बच्चों हर जगह होगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स हर जगह सर लग रही जैसे है है ना ऑसिलेशन में वो ऑसिलेटर घूमता रहता है वैक्यूम में, ये दोनों साथ चलते हैं, वैसे ही वैक्यूम में। बच्चे अभी हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम उस पे सोचो ना, जब ऑसिलेशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है नहीं सर, बच्चों? ऐसे वैक्यूम में भी ये दोनों ऐसे साथ ही चलेंगे। बच्चे आप एग्जांपल ले रहे हो ऑसिलेशन का, आप ले रहे हो पेंडुलम का एग्जांपल, बात यहाँ पे चल रही है दूसरी। यहाँ पे तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। अगर हम नॉर्मल एक्शन की बात करें, ये वाला अगर मान लो इसका मास कितना m है, इस पे mg नीचे लग रहा है, इस पे नॉर्मल एक्शन ऊपर फोर्स लग रहा है, n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू mg आ गई। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू n होता है। तो फोर्स तो लगेगा, क्यों लगेगा? आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो उसको बोलते हैं बेटा एयर फ्रिक्शन, वो एयर फ्रिक्शन होता है। आया समझ में? यस सर। चलिए बच्चों, डायरेक्शन किस किस को समझ आ गई है? मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी। ठीक है, सबसे बड़ा अच्छा यस एग्जांपल सर है आ गई। आपके हाथ में कुछ आपने रखा हुआ है, बस सबसे अच्छा एग्जांपल है कि भाई फोर्स आप हाथ से लगा रहे हो, ऊपर वाली चीज चल रही है, इसका मतलब क्या है? उस पर कोई ना कोई फोर्स तो है। तो बच्चों रेट मोशन कैसे कम होगा? या तो आप एक की वेलोसिटी इंक्रीज कर दो या एक की वेलोसिटी आप डिक्रीज कर दो। ठीक है, यस सर। चलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, ठीक है? मान लो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। अब बताओ वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सर ब्लॉक बी पे तो लगना चाहिए ना? क्यों? सर नहीं लगेगी। बच्चे देखो ना, भाई दो ब्लॉक हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब आप ये मत सोचना कि ये कैसे चल सकता है। भाई ए तो बी के ऊपर रखा हुआ है, वो 10 मीटर से कैसे चल रहा है उसका? अब वो आपको नहीं सोचना, वो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म, उसको छोड़ो। दोनों हाथ है मेरे, मान लो ये दोनों है, ठीक है? ये ऐसे देखो, ऐसे है, मैं एक को खींच रहा हूँ, एक को धकेल रहा हूँ, ठीक है? देखो, एक को खींच रहा हूँ, एक को धकेल रहा हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, इसको मैं धकेल रहा हूँ। तो बच्चों जब कोई टेंडेंसी है ही नहीं रिलेटिव मोशन की, तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन वहां पे? आया समझ में? Yes, sir. अगला केस लेते हैं। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। अब बताओ क्या होगा? फ्रिक्शन किस पे कहाँ लगेगा? A और B के ए सरफेस पे। बेटा वो तो लगेगा ही। डायरेक्शन ए पे डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी या टुवर्ड्स लेफ्ट होगी? ए पे टुवर्ड्स लेफ्ट। Sir, towards Left. left. लेफ्ट। और बी पे राइट। टुवर्ड्स राइट। अब ना बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, लेकिन एक बार सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसकी स्पीड कम होती है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। याद आ गया ना ए और सी के बीच में रिलेटिव मोशन? याद है? अब बच्चों देखो,
क्या करना है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है, उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। कैसे करोगे, पीछे की तरफ धकेल दो फ्रिक्शन फोर्स और इस पे आगे की तरफ लगा दो। बताओ किस किस को समझ आया, यस किस किस सर, को समझ समझ आ आ गया। गई। अपने सर को आ गया। रिलेटिव अपने को रिलेटिव मोशन क्या करना है, कम करना है। अब सोच के देखो ना, अगर आप बी की वेलोसिटी आप वी ए के बराबर कर दो तो रिलेटिव मोशन जीरो, तो फ्रिक्शन भी जीरो, फ्रिक्शन भी जीरो ना, ये वाला सीन। ठीक है, चलिए अगले केस पे बात करते हैं। अगर मान लो बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, अब बताओ क्या होगा। ए राइट की तरफ जाएगा और बी लेफ्ट की तरफ। अरे बच्चे कहाँ जाएगा उसको छोड़ो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताओ। सर फ्रिक्शन राइट की तरफ होगा ए में और बी में लेफ्ट की सर तरफ। बी में लेफ्ट और ए में राइट। क्यों, क्योंकि सर इसलिए ना, क्योंकि बी की वेलोसिटी ज्यादा है, हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव मोशन कम करना है। तो क्या करो बच्चों, बी पे लगा दो पीछे की तरफ और ए पे लगा दो आगे की तरफ। अब बताओ किसी को कोई डाउट, कोई शंका है क्या कि सर डायरेक्शन अभी भी समझ नहीं आई। नो और सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर दोनों में ना सेम डायरेक्शन में लगेगा। बच्चों कभी भी फ्रिक्शन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सरफेस जो कॉमन होता है, कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अगर एक पे टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स राइट ही लगेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, सर अगर वी ए जीरो है तो क्या कह रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए अगर जीरो है तो आप बताओ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए जीरो है तो बच्चों ए पे फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। राइट। बच्चों सुबह से वही तो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। भाई मेरा हाथ है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उस पर जो चीज रखी वो भी आगे जा रही है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। अब बताओ किस किस को समझ आ गया। यस सर, आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कुछ वेलोसिटी डिफरेंस है, अगर हमें डिफरेंस को डिक्रीज करना है, डिक्रीज मैक्सिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना भाई। मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों की वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन जीरो। अगर भाई ए की वेलोसिटी 50 है, सी की वेलोसिटी 10 है, हमें रिलेटिव मोशन डिक्रीज करना है, तो या तो ए की कम कर दो या सी की बढ़ा दो, हम वही तो कर रहे हैं। अब मान लो फोर्स की बात करें, अभी हमने क्या लिया, हमने अभी तक वेलोसिटी ली थी। अब मान लो फोर्स है, दोनों दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, एफ ए एफ बी, और दोनों फोर्स इक्वल है। अब बताओ वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या। नो सर। नो क्यों, सर। बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। आया समझ में। अब मान लो फोर्स हमने बढ़ा दिया, हमने जो ए पे फोर्स लगाया है वो हमने ज्यादा लगाया है, बी पे फोर्स हमने कम लगाया है। अब बताओ ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा और बी पे कहाँ लगेगा। बच्चों जैसे सर वेलोसिटी ए वाला पे था ना, लेफ्ट, वैसे ही। बी पे राइट। सर ए पे लेफ्ट बी पे राइट। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है रिलेटिव मोशन। तो ए पे जो फोर्स अगर उसको पीछे खींचेंगे हम, भाई तू पीछे आ जा, और बी को बोले बेटा तो आगे चल, तो आगे चल, तभी तो रिलेटिव मोशन कम होगा। समझ रहे हो। तो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे कि ए पे लगेगा बच्चों पीछे की तरफ और बी पे लगेगा बच्चों आगे की तरफ। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है। किसी को डाउट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में। नो सर। नो सर।
सब क्लियर है? चलिए ऐसे आप इसका कर लोगे, ठीक है। ओके, ये हम ऑलरेडी बच्चा कर चुके हैं। ये फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन। बच्चों एन की वैल्यू अच्छे तरीके से आपको निकालनी होती है, बताऊंगा आपको, क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। देखो बच्चों क्या होता है, मान लो ये एंगल थीटा है और यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, इसका मास m है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया म्यू। बच्चों जब भी कहीं पे म्यू लिखा मिल जाए, म्यू इसको बोलते हैं म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चों समझ आना उन दो सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन है, ठीक है। अब बच्चों देखो एंगल ऑफ रिपोज देखो क्या होता है, मान लो ये जो बिल्कुल शुरू में ना, पहले जो ऐसा था, ये एक मिनट, मान लो शुरू में ऐसा था और ये जो बॉक्स था ना बिल्कुल आराम से रखा हुआ था, फिर हमने क्या कर दिया, हमने एंगल को इंक्रीज कर दिया। हमने एंगल को क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। मान लो ये θ1 था, ये θ2 था, अभी भी ये जो बॉक्स है ना आराम से रखा हुआ है। लेकिन बच्चों जब मान लो एंगल थीटा हो गया ना, उस टाइम पे जस्ट ये जो ब्लॉक है ना एम, ये चलना स्टार्ट होने ही वाला था, मतलब क्या, ये बिल्कुल बस रुका हुआ था। अब सोच के देखो बच्चों, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो मास m है ये नीचे की तरफ आने की इसकी टेंडेंसी है, क्यों, इस पे क्या एक फोर्स लग रहा है। दोनों मिला बच्चों साइलेंट रखो, मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है। देखो बच्चों ये क्या है, ये नीचे तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा था, कौन सा, mg sin थीटा। किसको याद है ये वाला, यस सर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर बच्चे भूल गए हैं तो, ग्रेविटी फोर्स को हम कैसे, जी को हम कैसे रिजोल्व करते हैं। ये अगर थीटा है, ये अगर जी है, तो यहाँ लग रहा था जी कॉस थीटा और यहाँ लग रहा था जी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसके आने टेंडेंसी नीचे होगी, तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। किस किस को समझ आ गया ये, सर आ गया। ठीक है। यस तो सर। बच्चों अगर बिल्कुल दोनों बिल्कुल मतलब रेस्ट पे है, जस्ट रेस्ट पे, हम बोल सकते हैं ना उस टाइम पे एफ किसके इक्वल हो जाएगा, mg साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड बच्चों अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा। यस, एन किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा। तो बच्चों एक तो ये इक्वेशन है और एक एफ किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के इक्वल होता है, म्यू mg cos थीटा सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg sin theta is equal to mu mg cos theta. So mu will be equal to tangent of theta, where theta क्या है, angle of repose. Theta is angle of repose. सर रिपोज मतलब? Repose बच्चों इसका मतलब क्या है, एक ये ऐसा एंगल है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स एंड
कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स, जस्ट इक्वल होते हैं, जस्ट इक्वल। इस टाइम और कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे इसके अलावा कोई फोर्स हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। Okay, so angle of repose is that angle of an inclination, or we can say inclined plane, at which there will be the friction force will be just equal to mg sin theta. Clear? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट, कोई बोल रहे हैं कि बीच में? देखो टाइम होने वाला। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको अभी कवर करता। देखो मास है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया F इधर, तो बच्चों इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स जब हम फोर्स लगाएंगे, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे। तो बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स है ये वाला, ये जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एफ नेट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंगल है अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि या इट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। विद नॉर्मल रिएक्शन इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में बच्चों आपको कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? तो बच्चों यहाँ से आप लिख भी सकते हो, टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू किसके? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय एन। ये बात किस किस को समझ आ गई? सर इसको लैम्बडा से भी डिनोट करते हैं ना? आप लैम्डा, देखो लैम्डा खैर इससे नहीं करते, लैम्डा तो आपको एक अलग चीज मिलेगी अभी जब हम वेव चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे लैम्डा एक्चुअली वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। अल्फा, अल्फा आप डिनोट कर सकते हो, बाकी आप डिनोट किसी चीज से कर सकते हो, ठीक है, बट मोस्ट टाइम आपको अल्फा मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अच्छा कौन बताएगा मुझे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखो बच्चों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई फोर्स लगाओगे, किसी ऑब्जेक्ट पे जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे, तो बच्चों वहां पे उस पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स भी लग रहा होगा, और उस पे बच्चों क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी आएगा। भाई देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये इधर लग, दोनों के एंगल कितना 90 डिग्री है, तो एफ नेट आएगा, एफ नेट जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका एंगल नॉर्मल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए आई थिंक टाइम हो चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सर अच्छे से। मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलो। जो मोशन इन 2D प्लेन है, उसमें जो सर्कुलर मोशन वाला है ना, वाला टॉपिक तो समझ नहीं आ रहा है। कौन से वाला? कोई किसमें कह रहे हो ज्योति? मोशन इन 2D वाला। मोशन 2D में क्या समझ नहीं आ रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चों। बाकी बच्चे ना आप फॉर्म फिलअप करते रहो जल्दी, फास्ट फास्ट। सबको लिंक सेंड कर दिया मैंने, साथ साथ फॉर्म सर फिलअप करते रहो। हाँ बोलो। सर मोशन इन 2D में जो सर्कुलर मोशन वाला था, वो वाला समझ नहीं आया मुझे। मोशन इन 2D में सर्कुलर मोशन वाला कौन सा टॉपिक किया हमने? हमने तो प्रोजेक्टाइल मोशन किया था ना।
सर लास्ट में उसके सर्कुलर मोशन भी है। नहीं, हमने किया नहीं ना अभी वो, उसके अंदर है एक्चुअली सर्कुलर मोशन की अलग से क्लास लूंगा मैं। ओके सर, तो वाला क्वेश्चन नहीं करना है ना हमें? नहीं, हमने अभी तक सर्कुलर मोशन वाला किया ही नहीं, उसकी अलग से क्लास लूंगा मैं, डोंट वरी। ओके सर।